जय हिंद दोस्तों, कैसे तो उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने असिस्टेंट कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 8 दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, कंबल के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध था। कंबल के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्फोरा डैश डैश था। इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इम्फोरा एक डैश डैश था। लंबा एवं दोनों तरफ हाथ लगे जार था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। एम्फोरा एक बड़ा और दोहरे हत्थे वाला एक जार था, जिसका उपयोग प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जो है प्राचीन काल में तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से होता था एम्फोरा, जो कि दोनों तरफ हत्थे लगे हुए थे। दोनों तरफ हत्थे लगे हुए होते थे और ये सुराही नुमा होता था। ये जो है सुराही के आकार का होता था, जिसमें तरल पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता था और इसमें तरल पदार्थ एक लंबे समय तक संरक्षण प्राप्त मिलता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे, काला सोना के नाम से बुलाते थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, काला सोना। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। इसे काला सोना कहा जाता था। इसका प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। काली मिर्च का प्रयोग उस समय वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, काला सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहट, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है, रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। यह हुआ था मध्यकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मध्यकाल में रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ। रहट का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। रहट का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। कृषि के सिंचाई के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से होता था रहट, जो कि जल से लगा हुआ था। रहट का प्रयोग सिंचाई कार्य के लिए किया जाता था, जो कि एक अच्छी तकनीक थी सिंचाई के लिए, उस समय चलती थी। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो वह है बलवन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बलवन। बलवन राजा की स्तुति में संस्कृत प्रशस्ति को तैयार किया गया था। बलवन दिल्ली के मामलुक राजवंश का सुल्तान था। बलवन जो है या दिल्ली का मामलुक वंश का राजवंश था, या जो है मामलुक राजवंश का शासक था, राजवंश का शासक था या नौवां शासक था। इंपॉर्टेंट है, नौवां शासक था। कथन में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले पुत्र जन्म के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। यह किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के अंतर्गत साधारण व्यक्ति को राजा के रूप में घोषित करते थे। इस परंपरा के द्वारा अक्षत्रिय को क्षत्रिय घोषित किया जाता था। इसे क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश डैश कहा जाता था? नगरम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नगरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ये शहर में प्रशासकीय कार्यों को भी कभी कभी किया करते थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़ीसा से या मैथिली से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बंगाली से। नाथ साहित्य बंगला से संबंधित है या नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपदेशात्मक नाथ साहित्य, या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपदेशात्मक, उपदेशात्मक। दूसरा होता है व्याख्यात्मक, दूसरा होता है व्याख्यात्मक। उपदेशात्मक, व्याख्यात्मक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है? राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहा जाता था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस बनाया गया? 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन काफ़ी बार सेट के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 26 जनवरी 1930। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज संग्राम 1929 की प्रस्तावना के पश्चात 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1930 में, सॉरी 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। यह घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है बिग बियर एक उदाहरण है नक्षत्र मंडल का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है नक्षत्र मंडल का। बिग बियर नक्षत्र मंडल समूह है। यह उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। इसे पूरे वर्ष उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2018 और 2019 लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा उसी गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जिस गति से वह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2013 में, यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है जिसे घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समान रहता है। पूर्वी गोलार्धों से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी डैश दिन कहलाता है। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी पर दिन का समय वह समय है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, जिसे घूर्णन की गति कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विषुवत रेखा पर। यह जो है ग्लोब है। 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा। 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। कह रहा विषुव के दिन सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो वह है भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी गिरती हैं। विषुव वह खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। इससे ही रात व दिन की घटनाएं होती हैं तथा दिन की अवधि पूरी पृथ्वी पर समान होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अत्यधिक दंतुरित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है इस प्रकार से है, अत्यधिक जो है दंतुरित है, कटी फटी हुई है। अटलांटिक महासागर की समुद्री तटरेखा अनियमित व दंतुरित है। यह जहाज व तथा बंदरगाह हेतु आदर्श स्थल यानी सुरक्षित स्थल माना जाता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर। पहले स्थान पर कौन है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्स। कौन सा ऑप्शन राइट है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से देखते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, यह है एंडीज माउंटेन्स। यह जो है एंडीज पर्वतमाला है जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लंबाई की बात करें 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है, लंबाई की बात करते हैं 4000 किलोमीटर है।
और इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लें, औसत ऊंचाई जो है 4000 मीटर, 4000 मीटर, 4000 किलोमीटर यह लंबी है, 4000 मीटर जो है यह औसत ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में, एसएसटी में दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, यह पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात कर लेते हैं तो वह है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की तरफ, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लौटते मानसून का समय आर्द्र पवनें बहती हैं, किस तरफ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है, लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है, इससे जो है भारी मात्रा में वर्षा होती है लौटते मानसून से। यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है। लौटते मानसून यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है, फसलों के लिए लाभदायक है, फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। लौटते मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी यह जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।